हेलो स्टूडेंट। फर्स्ट वीडियो हमने देखा था व्हाट इज द डेटाबेस। ठीक है, इसमें देखेंगे व्हाट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जैसे अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आपके ऊपर एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो आपको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो डेटाबेस होगा, डेटाबेस को कोई ना कोई मैनेज अगर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है। जैसे आप अगर आपको मैनेज नहीं किया जाएगा तो पता नहीं क्या कर दोगे, कॉलेज में कांड कर दोगे, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो इसलिए जो आपको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई एक जो है आपका मैनेजमेंट बैठाया जाता है ऊपर, जो आपको मैनेज करता है। तो सर डेटाबेस भी जो होता है, डेटाबेस अगर ढंग से मैनेज ना किया जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो कर मैं तो कुछ इसमें बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, मैं बहुत सारे कुछ पॉइंट को जो है पॉइंट आउट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखो, पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। ठीक है, मैं इसको आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स के थ्रू आप जो है मैं लिंक में जो है मैं डाल दूंगा नोट्स को, आप उसमें डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको बस इसको समझो क्या होता है, बाकी चीज़ें अगर आप वीडियो देखे रहोगे और नोट्स देख लोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगी। मेरे सारे नोट्स जो होंगे वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलो, सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोवाइड यूजर एंड प्रोग्रामर विद ए सिस्टमेटिक वे ऑफ क्रिएटिंग, रिट्राइव, अपडेट एंड मैनेज डेटाबेस। ठीक है, मतलब डेटाबेस को क्रिएट करना, रिट्राइव करना, अपडेट करना, मैनेज करना, घूम फिर के इसका काम होता है। हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस को। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप एक इंड यूजर हो, इंड यूजर की बात करते हैं, सिंपल बात है, आप व्हाट्सअप चला रहे हो, अपने चटिया रहे हो, मतलब घूम फिर के चैटिंग कर रहे हो, सॉरी। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने किसी फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, जिससे भी आप चैटिंग कर रहे हो, तो आप घूम फिर के आप इसको मैसेज करते हो। मैसेज जब आपने किया तो आप कोई डेटाबेस में एंट्री कर रहे हो, आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो। आपने मैसेज मैं अपने अपना व्हाट्सएप का अपना जो है प्रोफाइल अपडेट किया तो क्या कर लिया, आपने अपडेट परफॉर्म किया, उसका मैसेज कुछ आया फ्रेंड का तो उसको वो रीड किया, रीड करने के बाद क्या हुआ कि आप जो मतलब वो प्रोसेस हुआ रीड का। ठीक है, अगर आप कोई मैसेज मान लो हुआ कि भैया कोई ऐसा तो नहीं हमारा कोई हमारी गर्लफ्रेंड देख रहा, कोई प्रॉब्लम हो जाए, फैमिली मेम्बर देख रहे हैं हमको बहुत चप्पल चप्पल मारेंगे, तो उसके कारण क्या होता है, हम बहुत सारे मैसेज को डिलीट कर देते हैं। तो क्या, तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो एज ए इंड यूजर भी हम जो है क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट करते हैं। लेकिन अब ऐसा होता नहीं कि हम तो डायरेक्टली जो काम कर रहे हैं हमको लगता है तो ऐसे खटाक से काम हो जा रहा है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ जो है आपके प्रोग्राम चल रहे होते हैं जिसके थ्रू जो है आपका ये सारा काम हो पाता है। ऐसा नहीं कि तो हवा में काम चल रहा है। ठीक है, अब ऐसी बात है, अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि और खास करके बात ये होती है कि हमको जो जो चीज़ डिलीट हो रही, जो चीज़ अपडेट हो रही हैं, वो बहुत कंसिस्टेंट वे में होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट होनी चाहिए। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे होगे कि आप कोई व्हाट्सएप पे कोई चीज़ डिलीट कर देते हो तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, तो भैया ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर आपका डेटा निकालना होगा ना तो निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो इवन आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो तो कहीं भी कुछ भी करते हो, ठीक है, आपको मालूम होगा गूगल जो है आपका जो डेटाबेस होता है मिनिमम 3 जगह स्टोर करता है। अगर आप है भी लिख के सर्च कर दिए, ठीक है, तो भी मिनिमम 3 जगह स्टोर करता ही करता है। आपके उस डेटा के जो भी आप लिखते हो, व्हाट्सएप पे जो लिखते हो, जो भी आप गूगल पे सर्च करते हो, उस डेटा के बेस पे आपको ट्रैक किया जाता है। ठीक है, ट्रैक कैसे करते हैं, एक बार जाओ व्हाट्सएप में सर्च करोगे, या अपने फ्रेंड से बोलो यार मैं रिबॉक का जो है जूता खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपको फेसबुक पे जो है रिबॉक का एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। वो क्या करते हैं, वो जो भी डेटा, जो भी आप इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप पे, जो भी आप बात करो, अभी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो होती है, उसके बेस पे आपको ट्रैक किया जाता है। ठीक है, आप अमेजोन पे जाके कुछ भी सर्च करो, देखोगे नेक्स्ट डे से हर एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होगे, उसमें आपका जो चीज़ें सर्च की उसी का एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो डेटा समझ लो, डेटाबेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो तो ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने चाहते हो तो। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार, बहुत सारे जॉब अदर पड़े हुए हैं। ठीक है, कॉल सेंटर में जाकर जॉब कर लेना, वो भी तो अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारा। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जो हमारा डेटाबेस होता है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो क्या होता है, इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड इंड यूजर। ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मान लो ये हमारा है डेटाबेस। डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस कहाँ स्टोर है, कि फिजिकल मेमोरी में स्टोर है, जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर है सपोर्टेड। ठीक है,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके सर पे बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका काम होगा कि इससे सारी चीज़ें काम करवाना, ठीक है। इसे हमारा सर है, सर हमारा क्या करता है, हमारे बॉडी से सारा काम कराता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये हमारा ऊपर का पार्ट है, जिसके थ्रू जो है हम इसके में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से कोई डेटा जो निकाल के यूजर को दिखा सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब होता है एप्लीकेशन, यहाँ पर दो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद यहाँ पर आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। कोई एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा, ऐसा हो सकता है ये जावा में लिखा गया हो, ये पाइथन में लिखा गया हो, या सी शार्प में लिखा गया हो, PHP में लिखा गया हो, अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। जो भी सर्वर साइड लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब जो है मान लो PHP में आपने लिखा, PHP में लिखने के लिए हमको PHP का API, कोई ना PHP और डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करना, क्योंकि PHP एक अलग चीज़ है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग चीज़ है। दोनों के बीच में आपस में कनेक्ट करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इसके थ्रू जो है हम अपनी क्वेरी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देते हैं और यहाँ से कुछ भी रिजल्ट आता है वहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इंड यूजर होते हैं, वो भी कोई ना कोई API का हेल्प करके जो है हम जो है यहाँ पर एक्सेस कर रहे होते हैं आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है यहाँ पर सारा अपना काम जो है यहाँ पर करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जितने भी आप जो है, जरूरी नहीं सारे API एक साथ, जरूरी सारे API अलग अलग होगा। PHP यूज करो तो PHP का API अलग होगा, जावा यूज करो जावा का API अलग होगा, पाइथन यूज करो पाइथन का API अलग होगा, .NET यूज करो या सी शार्प यूज करो तो उसका API अलग अलग, सबका API आपका अलग अलग होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है, मत समझना कि सब API एक ही है, ठीक है। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, सब अलग अलग आते हैं, डिपेंड करता है। आप जरूरी नहीं कि केवल डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए API आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके API आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करता है। वो पहला मैनेज करता है डेटा को, ठीक है। डेटा क्या स्टोर है, कैसे स्टोर है, किस फॉर्मेट में स्टोर है, किस डेटा स्ट्रक्चर में यूज है, वो सारे काम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। डेटाबेस क्या होता है, द डेटाबेस इंजन डेट अलाउ डेटा टू बी एक्सेस लॉक्ड एंड मॉडिफाइड, ठीक है। मतलब डेटा को एक्सेस भी करना है आपको। लॉकिंग मैकेनिज्म मतलब होता है कि हम जो है अगर मान लो एक यूजर एक डेटा को एक्सेस कर रहा है तो दूसरे यूजर को उस डेटा को अब एक्सेस करने का परमिशन नहीं देंगे, ठीक है, लॉक कर देंगे उसको, ठीक है। जब तक वो फाइनली एक्सेस ना कर ले तब तक वो दूसरे को परमिशन नहीं दिया जाएगा। लॉकिंग क्यों यूज होता है, अगर लॉकिंग यूज नहीं करेंगे तो आपकी जो डेटा की एक्यूरेसी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हम आगे जब लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन देखेंगे, ट्रांजेक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है, क्या ट्रांजेक्शन में लॉकिंग क्या रोल होता है, वो चीज़ें हम जो है लास्ट यूनिट में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लॉकिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आप डेटाबेस बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो डेटाबेस स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है विच डिफाइन द डेटाबेस लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि मतलब फिजिकल नहीं, लॉजिकल मतलब कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो है कि यहाँ 3 एलिमेंट कौन कौन, यहाँ पर जो प्राइमरी 3 एलिमेंट क्या होते हैं, प्रोवाइड कंकरेंसी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है और एंड यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो कंकरेंसी मतलब सच्चे कंकरेंट हो, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब कोई जो यूजर कोई एथोराइज हो वही एक्सेस कर पाए, अनएथोराइज यूजर एक्सेस ना कर पाए। इंटीग्रिटी मतलब होता है कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब कई सारे यूजर एक साथ एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी कोई अपडेट करे तो सब में प्रॉब्लम आने लगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर typically database administrator tasks supported and DBMS include change management, performance monitoring, और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वहाँ पर आता है वो बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है। तो चेंज मैनेजमेंट का मतलब होता है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जनरली वो चेंज मैनेजमेंट मतलब कुछ भी अगर चेंज हो रहा हो, कुछ होता है स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो डेटाबेस का, कुछ रिकॉर्ड हमको अपडेट करना, वो सब चीज़ें। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मतलब परफॉर्मेंस देखना कि जो भी यूजर हैं उनकी वो प्लस अलग चीज़ें जो चल रही हैं वो सारी चीज़ों को परफॉर्मेंस देखना, ठीक है, मॉनिटर करना। बैकअप एंड रिकवरी, यहाँ पर जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है बैकअप रिकवरी। बैकअप रिकवरी का मतलब होता है कि अगर मान लो इन द केस आप कोई डेटाबेस यूज कर रहे हो, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाए, ठीक है, मान लो हार्ड डिस्क जल जाए तो क्या कर लोगे आप, ठीक है।
तो ऐसे सिनारियों के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डेटाबेस का बैकअप लेके रखना पड़ता है, ठीक है। बार बार हम डेटाबेस का बैकअप लेते हैं, कभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम डेटाबेस के बैकअप को ही रिकवरी कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो बहुत सारे कम लोग होते हैं उसमें क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जनरली हम डेटाबेस की बात नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कंप्यूटर खराब हो गया, उनका बैकअप कहीं आपने लिया नहीं तो प्रॉब्लम क्या आती है, फिर आपको फिर से बनाना पड़ता है। तो इसलिए बैकअप कहीं से आप अगर सिंपल सी बात अगर देखा जाए तो व्हाट्सअप में जो है आपका बैकअप का ऑप्शन देता है, ठीक है। आप पर डे का या मतलब मैनुअली आप अपडेट बैकअप ले सकते हो अपने जो है, जो भी आप चैटिंग कर रहे हो, ठीक है, उसका बैकअप ले सकते हो, ठीक है। बैकअप में फ़ायदा क्या हो जाता है कि अगर मान इन द केस आपका मोबाइल ख़राब होता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको बैकअप मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये भी प्रॉब्लम होती है, बैकअप आप ले रहे हो, ठीक है, तो बाद में जैसे वो अभी देखो रिया चक्रवर्ती का केस आया था, उसमें क्या हुआ था कि बैकअप जो भी बैकअप था वहाँ से डेटा जो है वहाँ से रिट्राइव कर लिया गया। अब भले मोबाइल से आप डेटा डिलीट कर दोगे, अगर बैकअप ले रखा तो वहाँ से डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ आप ताम झाम नहीं करते हो, कांड कोई नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप करते हो तो भैया समझ लो काम हो सकता है गड़बड़, ठीक है। देन यहाँ पर देखो क्या होता है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी का देखा जाए तो क्या होता है, ऑटोमेटेड रोल बैक, ठीक है, रीस्टार्ट रिकवरी एज वेल एज द लॉगिंग रेटिंग द एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ें, रोल बैक क्या मतलब क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमको, जैसे मान लो सपोर्टेड हम कुछ अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो एक एक यूजर है, यूजर का जो है उसका अकाउंट में हम पैसा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले मत इसका मत समझो, सिंपल से मत समझ लो कि जैसे तुम एटीएम में गए पैसा निकालने गए, पैसा निकला नहीं, तो पैसा निकला नहीं और जो है लेकिन ट्रांजैक्शन जो हो गया आपके अकाउंट से पैसा कट गया। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा, पैसा आपको निकला है तो आप क्या करोगे, कंप्लेन करोगे सर हमारे ऐसा अकाउंट में प्रॉब्लम आ गई थी और पैसा निकला नहीं, और तो क्या करेगा वो चेक करेगा, चेक करके क्या करता है वो रोल बैक करता है। रोल बैक मतलब जो प्रीवियस स्टेज था, जहाँ पर जितना आप कैसे मान लो आपके अकाउंट में 10,000 था, 10,000 था और 10,000 में से आप अपने 1,000 निकालने चाहे तो आपके अकाउंट में 9,000 आ गया, ठीक है, मतलब कट गया था। तो जब ये रोल बैक करेगा, रोल बैक मतलब जो प्रीवियस स्टेज पे चला जाएगा, तो मतलब प्रीवियस स्टेज पे मतलब आपका 10,000 वापस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रोल बैक का कॉन्सेप्ट आता है। रीस्टार्ट मतलब कोई चीज़ रीस्टार्ट करना, पूरा सॉफ्टवेयर का रिस्टार्ट करना, वो भी चीज़ होती है। रिकवरी ऑलरेडी बता दिया कि आप रिकवरी ले सकते हो, ठीक है। लॉगिंग एंड एडिटिंग क्या होता है, ये चीज़ें हम बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना बात समझ लो, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एडवांटेज का, तो एडवांटेज में थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जल्दी कवर करूंगा एडवांटेज क्या क्या होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट पहला होता है रिड्यूसिंग द डेटा रेडिडेंसी। रेडिडेंसी का मतलब है डुप्लीकेसी, ठीक है, डुप्लीकेसी की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे सिंपल सी बात है कि मान लो आप स्टूडेंट हो, आपके एक कॉलेज में आपका डेटा स्टोर कहीं ना कहीं हो रहा होगा, तो अब डेटा जहाँ स्टोर हो रहा होगा, सपोर्टेड आपका, आप जो है जहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपका डेटा स्टोर हो, एडमिन ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक में डेटा स्टोर हो रहा होगा, टीचर है, टीचर के पास मान लो अलग से टेबल बनी हुई है उनका, वहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा होगा, तो अलग अलग जहाँ डेटा स्टोर हो रहा होगा। तो अगर डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होगी, सपोर्टेड हर टेबल में, जहाँ मान लो आपका लाइब्रेरी है, आपका एडमिन ब्लॉक है, आपका हो सकता है कहीं स्पोर्ट्स वाला अगर मान लो है, हर जगह अलग अलग टेबल बना होगा, तो डुप्लीकेसी जहाँ ज़्यादा होगी, जैसे ज़्यादा होगी, तो अगर मान लो सपोर्ट है आप बीसीए में हो और अगर आप जो है बीसीए सेकेंड ईयर से आपने थर्ड ईयर में गए, ठीक है, तो अपडेट कहाँ कहाँ करने की जरूरत पड़ेगी, एक तो लाइब्रेरी वाले में अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार एडमिनिस्ट्रेशन वाले में अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, टीचर में वहाँ अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, स्पोर्ट्स वाला उसमें अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ऐसे सिनारियों के लिए हम कहते हैं कि भैया ऐसा है, डेटा को कम से कम डुप्लीकेट करो, ठीक है, मतलब डुप्लीकेसी कम से कम होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसमें प्राइमरी की कॉन्सेप्ट यूज होता है, फॉरेन की कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो घूमे की का कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्या होता है कि यह कैसे काम करते हैं इसके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो अभी हम बेसिकली ये समझ लो कि आपको डेटा की डुप्लीकेसी कम से कम हो, मतलब हम डेटा की डुप्लीकेसी बिल्कुल मिनिमम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको डेटा की डुप्लीकेसी करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं डेटा डुप्लीकेसी को, ठीक है। अब समझ आया, रिडंडेंसी का मतलब का डुप्लीकेसी ऑफ डेटा शुड बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस नहीं होगा,
तो रिड्यूस ना होने प्रॉब्लम क्या होती है, अपडेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इंसर्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, डिलीट करने में। मान लो एक स्टूडेंट है, उसने कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है, अब उसका डेटा डिलीट करो लाइब्रेरी वाले से, उसका डेटा डिलीट करो आपका मतलब स्पोर्ट्स वाले से, एडमिन वाले से, टीचर का डेटाबेस से डिलीट करो, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए डुप्लीकेसी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। जैसा डेटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, एक डेटाबेस है उससे मल्टीपल लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप व्हाट्सअप चला रहे हो तो व्हाट्सअप में क्या होता है, आप किसी एक सिंगल डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हो, ठीक है। अब वो डेटाबेस को केवल आप ही तो एक्सेस नहीं कर रहे, तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो व्हाट्सअप चला रहे होते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो है डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल लोग जो है सेम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। अब सेम डेटा एक्सेस करने के बाद भी डेटा जो होता है पापा, वो क्या होता है, वो कंसिस्टेंस होता है, एक्यूरेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपका शेयरिंग ऑफ डेटाबेस डेटा का कॉन्सेप्ट हो गया। और डेटा इंटीग्रिटी की बात करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि डेटा जो भी है वो एक्यूरेट है और कंसिस्टेंस है, मतलब कुछ भी अपडेट हो रहा है उसमें तभी एक्यूरेसी बनी हुई है या कंसिस्टेंसी बनी हुई है, ठीक है। तो आपका ये डेटा इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है खास करके। देन होता है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई अनऑथराइज यूजर जो है उसको एक्सेस नहीं कर पाता। अगर आप कोई डेटा, मतलब सिंपली बात है, व्हाट्सअप यूज करो, क्या विदाउट लॉगिंग आप व्हाट्सअप यूज कर सकते हो? आपको लगता है अरे सर हम तो व्हाट्सअप ओपन करते हैं, लॉगिन तो करते नहीं हैं। भैया ऐसा है, आप उसमें जो है आपने क्या दे रखा है, आपने अपना जो है अपना मोबाइल नंबर और OTP आपने करके लॉगिन करके रखा हुआ। जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करते हो वो तुरंत आपका मोबाइल नंबर को एक्सेस के थ्रू चेक करता है कि क्या वो सही यूजर है कि नहीं यूजर है। तो जैसे व्हाट्सएप आप फेसबुक पर, फेसबुक कहीं ना कहीं आप जो लॉगिन करते हो तो बिना लॉगिन किए, बिना उसके थ्रू आप जो है आप एक्सेस नहीं कर सकते डेटाबेस को। तो घूम फिर के जो है अथॉराइज यूजर ही डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। अनऑथराइज यूजर डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाते। खास करके हम यूजर नेम और पासवर्ड यूज करते हैं डेटाबेस। जब आप MySQL पढ़ोगे तो वहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू ही डेटाबेस को आप एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। बहुत लोग पासवर्ड हटा देते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप पासवर्ड हटा दोगे तो ये बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपके ऊपर, ठीक है। देन आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब, प्राइवेसी और सिक्योरिटी लगभग सेम चीज़ें हैं, ठीक है। प्राइवेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, अगर देखा जाए तो वही अनऑथराइज यूजर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि दे आर लेबल ऑफ डेटाबेस एक्सेस, ठीक है। लेबल मतलब होता है कि अगर आप आगे आर्किटेक्चर जब इसको देखो, डेटाबेस में देखो, तो उसमें देखो 3 लेबल होते हैं, ठीक है। तो यूजर होता है वो आपका जो इंड लेवल होता है, एक्सटर्नल लेवल होता है, जिसको आपको एक्सटर्नल स्कीमा बोलते हो या व्यू बोलते हो। व्यू के थ्रू ही एक्सेस कर पाता है केवल। और जैसे आप अगर सिंपल सी बात देखें कि आप व्हाट्सअप यूज करो तो व्हाट्सअप में क्या इंटरनली क्या काम हो रहा है आप उसको जान पा रहे हो, या इंटरनली क्या डेटा जो कैसे फॉर्मेट में स्टोर हो रहा था उसको जान पा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या मिल रहा है, केवल आप जो डेटाबेस वो आपसे निकल के आ रहा है वो आप देख पा रहे हो खाली, ठीक है। इंटरनली क्या काम हो रहा है वो चीज़ें आपके जो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। समझ नहीं पाओगे मतलब समझ जाओगे अगर अच्छे स्टडी करोगे तो इंटरनली जो है डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन सी चीज़ होती है, थोड़ा सा टिपिकल होता है। अगर उतना ज़्यादा डेप्थ में आपका ये सिलेबस नहीं है, ठीक है। खास करके अगर देखा जाए तो अगर एमटेक में होते हैं तो एमटेक में वो सब डेप्थ में पढ़ाए जाते हैं क्या कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप मतलब होता है डेटाबेस का बैकअप लेना, और बैकअप ऑलरेडी बता दिया आपको कि मान लो कुछ भी आप चला रहे हो उसका जो है, अगर इन द केस अगर कोई भी आपका फेलियर आता है तो आपको कहीं ना कहीं इसका बैकअप के जो बैकअप लिए होगा उससे रिकवरी कर सकते हो। तो बैकअप भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है बैकअप ऑटोमेटिक बैकअप भी लेता रहता है और रिकवरी। जैसे आप व्हाट्सअप का एग्जांपल दिया, व्हाट्सअप में आप क्या करते हो, बैकअप ले लेते हो अपने डेटाबेस को, और मतलब जो भी आप चैटिंग कर रहे होते हो वो उसका बैकअप ले लेते हो, बाद में खास करके उसको आप जो है जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो रिकवरी या रिस्टोर करते हो, रिस्टोर करके ऑटोमेटिक चला सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जहाँ पर हमको लगता है कि सिस्टम फेल हो रहा है, क्रैश होता है, वहाँ पर जो है क्रैश होना, ठीक है, क्रैश होना या और द सिस्टम फेलियर, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो में काम करते हैं। बीच में लास्ट ईयर 2018 में हुआ, 2019 में ऐसा हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है मेन जो सर्वर था, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्रैश हो गया। क्रैश होने के कारण प्रॉब्लम क्या हुई कि उनका जो एक्चुअली
होता क्या है कि जब लोग ऐसा चीज़ें क्रैश होती हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ का उनका डेटा मिल नहीं पाता। एक्चुअली क्या होता है, डेटा जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डेटा केवल एक जगह नहीं स्टोर करके रखते हैं कोई कंपनी वाले, उसको 2 या 3 जगह कम से कम स्टोर करके रखते हैं। अगर मान लो एक जगह क्रैश भी हो जाता है तो दूसरे जगह से उसको रिकवरी कर लेते हैं। तो रिकवरी करने में उनका लगभग 1.5 से 2 महीने टाइम लगे थे, क्योंकि उनके पास केस की फाइलें बहुत ज़्यादा होती हैं, ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। मतलब अगर देखा जाए तो मेरा एक फ्रेंड है, मेरा हाईकोर्ट में जॉब करता है, वो बताता है कि एक साल में अराउंड लगभग जो है 70,000 से 80,000 90,000 तक केस फायर मतलब केस जो है वो पड़ जाते हैं। तो अब सोचो हर साल इतने केस हो रहे हैं, अब पता नहीं कितने साल चला, करोड़ों केस उनके मतलब चलते रहते हैं। तो करोड़ों केस होने का जो होता है कि उनका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो बना के रखना पड़ता है। तो रिकॉर्ड बना के उस सब डेटाबेस में पड़े होते हैं, तो उस तरह से जो है वो डेटा से एक्सेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका प्रॉब्लम आ जाए तो 1.5-2 महीने उनको टाइम लगा था रिकवरी करने में। तो अगर मान लो सपोर्ट बैकअप नहीं लिया होता, बैकअप ना होता तो क्या होता, तब तो भैया बहुत सारे कैदी खुले घूम रहे होते, तो प्रॉब्लम हो जाती थी, मतलब केस भी नहीं लग पाता, या बहुत लोग का जो केस चला वो भी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। लेकिन बैकअप लेना बहुत जरूरी होता है। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब वही होता है कि जो है आपका दो कंसिस्टेंसी इंश्योर डेटाबेस डेट देयर इज नो डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी तभी अच्छी हो पाएगी जब रिडंडेंसी कम से कम हो या मिनिमम हो, ठीक है, तभी हो पाती है, ठीक है। घूम फिर का मल्टीपल लोग जो है एक्सेस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आर डेटा अपीयर कंसिस्टेंस अक्रॉस द डेटाबेस, ठीक है। एंड डेटा इज सेम फॉर ऑल द यूजर व्यूइंग द डेटाबेस, मतलब जितने भी यूजर हैं, जो भी उस डेटाबेस को देख रहे हैं या उसको एक्सेस कर रहे हैं, सबके लिए जो डेटाबेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये मेन चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और एनी चेंज मेड टू द डेटाबेस आर इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड टू ऑल द यूजर एंड देयर इज नो डेटा इनकन्सिस्टेंसी, मतलब अगर कोई भी चेंज होता है तुरंत का तुरंत सबको वो रिफ्लेक्ट हो जाए कि हाँ ये चीज़ें चेंज हो गई। ऐसा नहीं हुआ चेंज किया तो 20 दिन बाद चेंज हो रहा हो, 20 दिन बाद यूजर को दिख रहा है, ये भी दिक्कत वाली बात होती है। तो ये सब चीज़ ध्यान देनी पड़ती हैं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत पल्ले बड़ा होगा। अगर इसमें वीडियो में कुछ भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो या चैनल सब्सक्राइब करो। वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।